नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में। मैं हूं ऋतु घई। इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। आप हमें फोन करके हेल्थ से जुड़े आपके सवाल बताएं। उसके बाद आपके हर सवाल के जवाब के लिए हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मिर्गी की बीमारी के बारे में, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह खरबंदा, जो कि पीजीआई में न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर खरबंदा मिर्गी रोग विशेषज्ञ हैं और 2002 से पीजीआई की एपिलेप्सी क्लिनिक को मैनेज कर रहे हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन के मुताबिक दुनिया भर में मिर्गी के करीब 5 करोड़ मरीज हैं, और एक रिसर्च के मुताबिक 50 से 70% लोग मिर्गी की बीमारी के बारे में जानते हुए भी उसका इलाज नहीं करवाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लाइलाज है। हमें ये बताइए कि एपिलेप्सी होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एपिलेप्सी एक ब्रेन की बीमारी है जिसका जो मेन कारण है जो हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स, जो होते हैं उनकी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है उसके कारण जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं उसको एपिलेप्सी कहते हैं। ओके, तो अगर हमने जैसे देखा है कि अभी हमने पैकेज में भी देखा कि मिर्गी के दौरान फिट पड़ते हैं और जिसको हो रहा होता है मिर्गी का अटैक, वो गिर जाता है और उसके मुंह से झाग आती है। तो पर अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हम ये कैसे पहचानें कि ये मिर्गी के ही सिम्टम्स हैं? उसके कुछ हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं। एक तो जैसे आपने बोला, जो हिस्ट्री होती है पेशेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी हमारे पास मरीज आते हैं उनका जो आंखों देखा किसी ने इंसिडेंट देखा है उसी के बेस पे डायग्नोसिस बनाना होता है। तो मेन कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री की रहती है। अगर जिसने देखा है दौरा अगर वो आके हमें क्लियरली बता सके तो उससे हमें बहुत फायदा होता है। तो जैसे आपने बताया उसमें मिर्गी कई प्रकार की होती है। जो हम बात कर रहे हैं वो जो पूर्ण मिर्गी जिसको बोलते हैं, जनरलाइज्ड सीजर्स, उसमें गिर के बेहोशी हो जाती है। कुछ शरीर के अंगों में झटके आते हैं, मुंह से झाग आ सकती है, जो जीभ हमारी कट सकती है उसके दौरान। सो ये, और उसकी जो टाइम लिमिट होती है जैसे वो हाफ मिनट से लेके 3-4 मिनट तक, ये सारी चीजें इकट्ठी करके फिर उसके साथ कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बेस पे मिर्गी का डायग्नोसिस बनाया जाता है। हमने बात की कि पूर्ण मिर्गी है, और कौन सी होती है? एक आंशिक मिर्गी होती है जिसको हम पार्शियल सीजर्स बोलते हैं, और पूर्ण जिसको हम जनरलाइज सीजर्स बोलते हैं। जो पूर्ण मिर्गी और जनरलाइज सीजर्स हैं उनमें बेसिकली सारा दिमाग जो है इकट्ठा इन्वॉल्व हो जाता है। सो दोनों तरफ झटके लगते हैं, बेहोशी हो जाती है। जो आंशिक और पार्शियल मिर्गी होती है या पार्शियल दौरे जिसको बोलते हैं, पार्शियल सीजर्स, उसमें दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है, चाहे वो किसी ट्यूमर के कारण हो या कोई इन्फेक्शन हो या कोई चोट आई हो। सो उस एरिया में अगर लिमिटेड रहता है तो चाहे वो एक हाथ में या एक टांग में या जबान में लिमिटेड एरिया को इन्वॉल्व करते हैं, उसको हम पार्शियल सीजर बोलते हैं। राइट। तो जैसे हमने बात की कि आइडेंटिफाइबल जो उसके सिम्टम्स हैं वो यही है कि मुंह से झाग आएगा और बहुत जोर की झटके लगेंगे बॉडी में। तो ये और किसी मेडिकल इशू में नहीं होता है ऐसे? नॉर्मली क्लियर कट जो होता है मिर्गी में ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इसके क्लोज रहती हैं, जिसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं, जो हम रूल आउट करना चाहते हैं बिफोर वी मेक अ डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी। उसमें एक तो सिंकोपल एपिसोड होते हैं जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में फेंटिंग बोल देते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन यंग लोगों में जिसमें मिर्गी होती है। सो कई बार मुश्किल हो जाता है बताना कि ये मिर्गी का दौरा है या सिंकोपल एपिसोड है और फेंटिंग है। सो उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक और चीज़ें होती हैं। फेंटिंग में नॉर्मली क्या होता है कि देयर इज़ अ रीज़न, जो मरीज है वो बीमार है या मौसम गर्मी का मौसम है, ह्यूमिड है, एयर नहीं है, और या आप इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट हो गए सडनली, जैसे कई बार स्टूडेंट्स ने ब्लड देख लिया या कुछ ऐसा हो गया, सडन इमोशनल आउटबर्स्ट, एग्जाम्स आ गए। इट कैन बी ड्यूरिंग एग्जाम्स। हमारी मेडिकल लाइन में जब बड़ी देर खड़े रहना पड़ता था तो काफी खासकर लड़कियों में ज्यादा कॉमन है ये, एंड सडनली वो गिर जाते हैं। तो वो तो अनीमिया के करके भी हो सकता है? अनीमिया के कारण भी हो सकता है, इट मे बी विदाउट अनीमिया आल्सो, बट उसमें डिफरेंट होती हैं चीजें। उसमें जैसे जो टिपिकल जर्क्स हैं वो बड़े रेयर होते हैं,
एंड दैट इज वेरी शॉर्ट लास्टिंग, लेटते ही नीचे होश आ जाती है। एंड देयर आर फ्यू अदर टेक्निकल थिंग्स जिसके बेस पे हम ट्राई करते हैं उसको डिफरेंशिएट करने का फ्रॉम मिर्गी। और बहुत सारी गलत धारणाएं भी हैं लोगों के मन में मिर्गी को खास करके लेके कि ये किसी देवी का प्रकोप है या हमारे कुछ बुरे कर्मों का नतीजा है। इज इट स्टिल ट्रू? इट वाज नेवर ट्रू, बट या इट इज स्टिल, आई मीन आपके पास अभी भी पेशेंट्स आते हैं ये सोचते हुए कि यू आर ऐसा कुछ है? एब्सोल्युटली राइट कि ये अभी तक लोग कई लोग सोचते हैं थिंग्स आर चेंजिंग, लेकिन अभी काफी लोगों का, जैसे आपने अभी बताया कि बहुत कम लोग इलाज कराते हैं, उसमें काफी का यही मानना है कि ये कोई ऊपरी कोई आत्मा है या कुछ पागलपन है या कोई खास इसका सुपर नेचुरल रीजन है, जो कि बिल्कुल गलत है। एंड इट इज लाइक एनी अदर इलनेस, जिसको आप कॉफ मान लें, खांसी, ब्रोंकियल एस्मा, जैसे वो मेडिकल इलनेस है वैसे ही मेडिकल इलनेस है, पर अनफॉर्चुनेटली मिर्गी के साथ बहुत सारा स्टिग्मा एसोसिएटेड है, सोशल स्टिग्मा बहुत ज्यादा अटैच्ड है। उसको ठीक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारे सामने जो लक्ष्य है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिर्गी के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो। क्या होता है कि ये लोग बताते नहीं है बिकॉज स्टिग्मा एसोसिएटेड है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इनका इलाज नहीं हो पाता है और दौरे पड़ते रहते हैं, जिनको सिर्फ 1 या 2 गोली से कंट्रोल किया जाता है, वो किया जा सकता है। दे कीप गेटिंग सीजर्स ऑल देयर लाइफ बिकॉज उनको ठीक तरह इलाज नहीं मिलता। सब लोग छुपाते हैं, पेरेंट्स छुपाते हैं अपने बच्चों का, लोग अपने कोलीग्स को नहीं बोलते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट, अगर हमारे कोलीग्स को पता हो कि मिर्गी है, वी हैव अ सीजर, क्या करना है, ऑफिस में होगा तो सीजर हो गया right, तो क्या करेंगे? तो क्या करना है? अगर हम बताएंगे नहीं तो नोबडी विल नो, देयर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम लॉस्ट। दैट्स राइट। ऐसे ही हमारे पास एक ईमेल पे क्वेश्चन आया है, सोनिया है चंडीगढ़ से, उनके साथ बिल्कुल ऐसे हुआ, उनके कुलीग को अटैक हुआ और वो गिर गए जमीन पे, पर आसपास किसी को मालूम नहीं था कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, उनको रीजन क्या है अटैक का, ऊपर से उनको हैंडल कैसे करना है, सो दे डिडंट नो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन। तो ऐसे कोई प्रिकॉशंस हैं या जो ऐसे कोई फर्स्ट एड स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं एक मिर्गी के पेशेंट के लिए? बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे आपने बताया कि मिर्गी के कारण के पीछे काफी गलत धारणाएं हैं। मिर्गी के अटैक के दौरान क्या करना चाहिए उसमें और भी ज्यादा गलत धारणाएं हैं। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं या जूता सुंघा दिया या मुंह में कुछ चम्मच डाल दिया या पानी डाल दिया या दौरे को रोकने की कोशिश की, दांतों के बीच में कुछ फंसा दिया। ये सब इसका कोई फायदा नहीं है, उल्टा इसका नुकसान हो सकता है। इम्पोर्टेंट है कि उसके आसपास कोई नुकीली वस्तु है, कोई शार्प चीज है तो उसको हटा दिया जाए। अगर टाइट कपड़े पहने हैं या टाइट कॉलर बंद किया तो उसको थोड़ा लूज कर दिया जाए, द वेंटिलेशन उसका जो है ठीक तरह हो जाए। बाकी 90% जो दौरा है वो अपने आप रुकता है। देयर इज नॉट मच पर्सन कैन डू अपार्ट फ्रॉम मेक द पेशेंट को सेफ कर दिया जाए। दौरे के दौरान नॉर्मली उसको जरूरत भी नहीं होती है छोटे दौरे को उस टाइम रोकने की। ड्यूरेशन क्या रहती है सर? ड्यूरेशन रहती है तकरीबन हाफ अ मिनट टू 1.5 to 2 minutes। लेकिन अगर कोई दौरा 5 मिनट से लंबा चलता है, दैट बिकम्स अ मेडिकल इमरजेंसी। तो उस टाइम हमें या तो डॉक्टर को बुलाना है या मरीज को लेके जाना है, बिकॉज उस टाइम फिर इंजेक्टेबल मेडिसिन देनी होती है और दौरे को रोकना पड़ता है। जब एक दौरा 5 मिनट से आगे चला जाता है तो उसमें थोड़ा सा खतरा हो सकता है। छोटे दौरे के दौरान जस्ट जो मैंने बोला, जस्ट सम प्रिकॉशंस टू बी केप्ट, उसके ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और आजकल के जमाने में वी आर प्रमोटिंग वन मोर थिंग, ऐसा आपको पता है कि मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल कैमराज आर सो कॉमन एंड सब फोन के अंदर नियरली वीडियो कैमरा होता है। सो नॉट इन द फर्स्ट एपिसोड, बट जिनको बार बार दौरे पड़ते हैं और वो घर पे पड़ते हैं, हमें पता नहीं लगता किस टाइप की मिर्गी है, उन लोगों को हम कहते हैं उनके जो भी साथ में अटेंडेंट्स हैं, इफ दे कैन रिकॉर्ड द सीजर, अगर अपने वीडियो कैमरा पे रिकॉर्ड करके ले आए जब डॉक्टर को कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं, नॉट इन द इमरजेंसी सेटअप, इन अ रूटीन सेटअप, तो उसको दौरे को देख के हमें काफी आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का दौरा है। इसी वैल्यूएबल टिप पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर खरबंदा के साथ मिर्गी की बीमारी पर बातचीत जारी रहेगी, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर खरबंदा से मिर्गी के लक्षणों पर चर्चा की। अब हम जानेंगे कि मिर्गी क्यों होती है। रीजंस में जाने से पहले डॉक्टर खरबंदा, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या बहुत मुश्किल होता है एक मिर्गी के पेशेंट के लिए एक नॉर्मल लाइफ लीड करना? नॉर्मल लाइफ लीड करने के में जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत थोड़ी है। व्हाट आई वांट टू से इज के मिर्गी के रोगी ज्यादातर जो एक्टिविटीज है नॉर्मल लाइफ की वो कर सकते हैं। बिफोर आई कम टू के प्रिकॉशंस क्या लेनी है, वो जॉब कर सकते हैं, दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन, पेशेंट कैन डू एनीथिंग। थोड़े से प्रिकॉशंस है जो मरीज को लेने चाहिए, विच आर इम्पोर्टेंट, वी शुड नो अबाउट देम।
उसमें यह है कि एक तो ड्राइविंग के थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं। आर इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन ऑफ विच आई एम अ पार्ट एंड इंडियन एपिलेप्सी सोसाइटी, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये गाइडलाइंस अभी रेडी कर रहे हैं कि उसकी एग्जैक्ट गाइडलाइंस क्या हैं। तो फिर भी प्रिकॉशंस क्या हैं? प्रिकॉशंस, जब एक्टिव एपिलेप्सी है तो ड्राइविंग शुड नॉट बी डन। जिसको एक्टिव दौरे पड़ रहे हैं, जिसको पेशेंट को एक्टिव दौरे ड्यूरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत फ्रीक्वेंट दौरे पड़ते हैं या देर से पड़ते हैं, तो भी ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए? यस, बिकॉज आपको कोई भी कारण, देयर इज नो वे टू फाइंड आउट कि आपको कब दौरा पड़ना है। सो दैट इज अ लिटिल बिट अनप्रेडिक्टेबल। सडनली व्हाइल ड्राइविंग अगर किसी को दौरा हो जाएगा तो उससे यू कैन सी द कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी ऑन योरसेल्फ और सामने वाले आदमी के ऊपर भी हो सकते हैं। तो जिसको एक्टिव सीजर्स पड़ रहे हैं उसके लिए तो ड्राइविंग बिल्कुल माना है। ड्राइविंग and swimming also should be avoided in these patients. Apart from that, risky activities जो है उसमें थोड़ा सा avoid करना चाहिए, should be careful। जैसे heavy machinery में कोई काम कर रहा है, हाँ जी, उसमें गार्ड होना चाहिए so that अगर बेहोश होकर वो गिर जाता है मरीज तो उसको चोट नहीं आए। So ऐसी जो risky activities, standing on the edge of the छत के कोने में खड़े होना या पानी के कुएं के बिल्कुल ऊपर खड़े होना अकेले, या खुली आग के पास खड़े होना बिल्कुल पास, दिस शुड बी सुपरवाइज्ड। या बड़ा ध्यान किसी का जॉब ही ऐसा है जो इन सब चीजों से इन्वॉल्व है, इफ इट अगर पेशेंट के जॉब भी हाई रिस्क है, सो देन एंड एक्टिव एपिलेप्सी है, वी रिकमेंड शुड बी ट्राई टू चेंज द जॉब प्रोफाइल। उसमें होना चाहिए ज्यादा सिटिंग वाला जॉब हो, सिटिंग वाला, इवन फील्ड जॉब। बच्चे जैसे हम उनको कहते हैं खेलें, फील्ड में जाके दे कैन प्ले, ऐसा नहीं है। वी वांट टू हैव मिनिमम रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। उससे कॉन्फिडेंस नहीं तो कम होता है मरीज का। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो करनी है, अपार्ट फ्रॉम जो रिस्की एक्टिविटीज, एंड दैट इज ऑल वी से कि जैसे ड्राइविंग, स्विमिंग एंड हाई रिस्क एक्टिविटीज, हाई रिस्क एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं, उन चीजों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। हेरिडिटी का कोई रोल होता है एपिलेप्सी में? जैसे मैंने आपको बताया, एपिलेप्सी बड़ी तरीके की होती है। इट्स मेनी टाइप्स ऑफ एपिलेप्सीज। सम ऑफ देम, a small percentage can be related to genetic reasons, and but lot of जो focal epilepsies हैं या symptomatic epilepsies हैं जो हम कारण की बात करेंगे, they are not hereditary। ओके, आप 9-10 सालों से पीजीआई के एपिलेप्सी क्लिनिक को रन कर रहे हैं, तो आपके पास हेरिडिटरी एसोसिएटेड कितने केसेस आए होंगे? एग्जैक्ट इंसिडेंस जो है हमारे यहाँ पे, अपने यहाँ पे, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बिकॉज हम जेनेटिक स्टडीज हर एक में नहीं करते हैं, एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि कितने हेरिडिटरी हैं। बट जैसे मैंने बताया, स्मॉल परसेंटेज में फैमिली हिस्ट्री मिलती है, जैसे पुरानी फैमिली में भी हिस्ट्री थी। सो अगर है हिस्ट्री तो समटाइम्स इन सम सॉर्ट ऑफ एपिलेप्सीज वो रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द जो एपिलेप्सीज हैं जो फोकल हैं, सिम्टोमेटिक जिसको हम बोलते हैं, उसमें हेरिडिटरी फैक्टर्स डोंट प्ले अ पार्ट। ओके, और मिर्गी हम बचपन में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं या बड़े होने के बाद भी हो सकता है कि इसके अटैक्स हों, एज इन शुरू ही तब हों? ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो एपिलेप्सी के हैं वो बचपन में होते हैं। यंग एज में, एडोलेसेंट एज में होती है जो मिर्गी होती है, खासकर जनरलाइज जो दौरे होते हैं। और जो सेकेंडरी टाइप सीजर जिसको हम बोलते हैं, जैसे ड्यू टू इंजरी और इन्फेक्शन या ट्यूमर या किसी भी तरह का डैमेज ब्रेन में होता है, तो वो किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। इवन एल्डरली में भी स्टार्ट हो सकते हैं उस तरह की मिर्गी। एल्डरली लोगों में, जैसे जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाना और डैमेज होना, दैट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज फॉर सीजर। वो एज रिलेटेड होते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द कॉमन कॉज फॉर एपिलेप्सी इन द एल्डरली। डॉक्टर खरबंदा, हमारे पास काफी लोगों ने कॉल किया अपने सवाल पूछने के लिए। अभी हमारे साथ हैं रमेश